Hey guys, welcome back to CMA Junction. So in this video, we are going to continue study note 8 related to strategic financial management, that is security analysis and portfolio management. हमने पिछले लेक्चर से हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट किया था और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट किया था और लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा था, देखिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था तो आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपको दिया हुआ है रिटर्न और रिस्क। सबसे पहले हमको बोला गया है कि इसमें से आपको 3 सिलेक्ट करना है। सो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताना है। सो हम दो दो करके कंपैरिजन चालू करेंगे। सबसे पहले हम ए और बी को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखें तो रिटर्न दोनों का सेम है लेकिन रिस्क अलग अलग है। रिस्क ए में कम है एज कंपेयर टू बी। सो हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। सो एज हमने यहाँ पे पॉइंट देखे थे तो इसमें से थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू बट अ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रिस्क। हमारे पास सेम स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू है लेकिन रिस्क दोनों में अलग अलग है। सो कौन सा आप प्रेफर करेंगे? यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे वो वाला जिसमें हमारा रिस्क कम है। ऑफकोर्स सी बात है, आपको एक में रिस्क 6% पड़ रहा है, एक में रिस्क 5% पड़ रहा है। आपसे कोई पूछे कि रिस्क कितना लेना चाहोगे सेम रिटर्न के लिए, तो ऑफकोर्स सी बात है हम वो वाला लेंगे जिसमें हमको कम रिस्क पड़ रहा है। तो हम बी को यहाँ से सिलेक्शन नहीं करेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं ए और सी को। ए और सी को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए 10% रिटर्न है, 5% रिस्क है। यहाँ पे 15% रिटर्न है, 13% रिस्क है। सो अगर रिटर्न और रिस्क दोनों बढ़ रहे हैं, इन दैट केस आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। तो ये बोला जा सकता है कि सी को भी आप अलाउ करेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं ए को डी से। ए को डी से कंपेयर करें तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न 10% है, यहाँ पे 5% है, रिस्क 5% है, यहाँ 5% है। तो देखा जाए तो ये दोनों में आपका रिस्क सेम है 5%, लेकिन रिटर्न कम है डी में। सो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, सेम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न लेना या फिर सेम रिस्क लेके कम रिटर्न लेना? ऑफकोर्स ही बात है, सेम रिस्क में हम ज़्यादा रिटर्न ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से डी भी आपका कैंसिल हो जाता है। अब हम कंपेयर करेंगे ए को ई से। ए को ई से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे रिटर्न 10% है, यहाँ 5% है, यहाँ 11% है और रिस्क 6% है। तो क्या ये कंपेरेबल है? हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, आज रिटर्न रिस्क दोनों अलग है। सिमिलरली आज सी हमारा सिलेक्टेड है तो एक बार सी से भी आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए, सी और ई। यहाँ 15% 13% रिस्क रिटर्न है, यहाँ 11% और 6%। आज रिस्क रिटर्न सेम नहीं है तो कंपेरेबल नहीं है, इसलिए ये भी आप सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि रिस्क भी बढ़ रहा है और साथ साथ रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट कंपेयर करते हैं हम ए को एफ से। सो यहाँ देखिए रिटर्न 10% है, यहाँ भी रिटर्न 10% है, लेकिन रिस्क यहाँ 5% है, यहाँ 7% है। सेम रिटर्न के लिए क्या आप ज़्यादा रिस्क प्रिफर करेंगे? ऑफकोर्स सी बात है, हमारा आंसर होगा नो। सो ये जो एफ वाला है उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हमारे पास 3 आ गए, ए सी और डी। ए सी और ई ऐसे होंगे जिसको हम पिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया जा सकता है। बी डी और एफ को आप बिल्कुल सिलेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये कम रिस्क या ज़्यादा रिस्क में कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पार्ट है। हमने थ्योरी जो देखना था वो देख लिया, अब जो भी हम देखेंगे पूरा आपको प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे दिखने वाला है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें रिटर्न एंड रिस्क एनालिसिस। पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो ज़्यादातर हमने रिटर्न और रिस्क के बारे में बात की है। अब उनको कैलकुलेशन करना हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरीके से रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न जो है हम उसको 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो एक्चुअल और दूसरा एक्सपेक्टेड।
एक्चुअल तो जो आएगा वो हमको पता है नहीं, अब वो फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में क्या एक्चुअल में हमको मिलेगा वो हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। तो जब वो आएगा तब पता चलेगा। तो ये हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्चुअल हो सकता है, लेकिन इन रियलिटी हम एक्चुअल को पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा काम क्या है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे हम वही करने वाले, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन स्टॉक। ये क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक्स पे जो रिटर्न आ रहे हैं, मतलब शेयर्स पे आपने जो शेयर लिया हुआ है उस पे जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, उसको डिनोट किया जाता है ई ऑफ आर एंड पी, जहाँ पे एक्सपेक्टेड आर डिनोट करता है रिटर्न को, पी इज पोर्टफोलियो, इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू आई, दैट इज वेटेड वैल्यू आपको लेनी है ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक, ठीक है। सो देखिए वही चीज आपको बताइए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आप निकाल रहे हैं, एन आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो डिनोट करता है, डब्ल्यू आई प्रपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपने 2 स्टॉक खरीदे हैं, ठीक है, और एक जो है उसका प्राइस समझ लीजिए 600 रुपये का है जो टोटल आपने खरीदा, और एक 500 का। सो यहाँ पे प्रपोर्शन क्या है, 6:5 आपका प्रपोर्शन है, तो वही प्रपोर्शन की बात कर रही है यहाँ पे। वेट क्या होगा, प्रपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन स्टॉक, ERI क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक आई। सो इसका कैलकुलेशन ऐसे समझने की जगह अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको फुल क्लैरिटी इस पे आएगी। सो हम हमारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, स्टॉक P and Q हैविंग द सेम हिस्टोरिकल रिटर्न, हैविंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल रिटर्न्स आपको दिए हुए हैं। ईयर 2009, 10, 11, 12, 13 का आपको दिया हुआ है। स्टॉक P का रिटर्न है -12.4, 24, 23.68, 34.44, 5.82 एंड 28.30। सिमिलरली Q का भी रिटर्न आपको दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड 2009 to 13 कितना एवरेज रिटर्न रहा है। एज्यूम कीजिए दैट समवन हैड अ पोर्टफोलियो, सबसे पहले ये कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद एज्यूम करना है आपको किसी के पोर्टफोलियो में 50% स्टॉक P एंड 50% स्टॉक Q, जैसे मैंने आपको 600 500 करके बताया। सो 50% है तो 1:1 का रेशियो है वहाँ पे, तो आपको डिविजन भी उसी हिसाब से करना है। What would have been the realized rate of return आपको कैलकुलेट करना है on the portfolio in each year from 2009 to 2013। एवरेज रिटर्न 20 के साथ आपको कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द पीरियड। यू मे एज्यूम दैट ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, आप एज्यूम कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमको बोला है कैलकुलेट करने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। स्टॉक में कितना एवरेज है, तो स्टॉक का एवरेज आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको रिटर्न्स दिए हुए वो रिकॉर्ड कर लीजिए और उसका आप एवरेज निकाल लीजिए। नॉर्मली हम लिखेंगे, हमारे पास ईयर है 2009, 10, 11, 12 एंड 13। 2009, 10, 11, 12, 13 का हमको दिया हुआ है, स्टॉक P में है -12.24, और आगे की जो वैल्यूज है जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका एवरेज निकालने बोला है अलग अलग। सो हम क्या करेंगे, स्टॉक की वैल्यूज का टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 80, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 85। नॉर्मल एवरेज कैसे निकलेगा, तो ये कितने साल के लिए, देखिए 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर का टोटल रिटर्न 80 है, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए। तो इस साल का इस स्टॉक का रिटर्न आ जाएगा, और 85 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो स्टॉक का रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ रहा है 16% और यहाँ पे आपका आ रहा है 17%। तो ये इजीली हमने सिर्फ एवरेज रिटर्न निकाला है स्टॉक का ड्यूरिंग द ईयर 2009 to 13। तो एवरेज जैसा नॉर्मल हम निकालते हैं उसी तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। इसके बाद आपको बोला है कैलकुलेट करना है रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग 2009 to 13। आपको रियलाइज्ड रिटर्न निकालना है। तो रियलाइज्ड रिटर्न के लिए जो हमने ये फॉर्मूला देखा है वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो फॉर्मूला में हमको क्या क्या चाहिए होता है, WIC होता है, वो क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन स्टॉक।
सो प्रपोर्शन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या प्रपोर्शन दिया हुआ है पोर्टफोलियो का, 50% स्टॉक पी का है और 50% स्टॉक क्यू का है। तो प्रपोर्शन क्या है 0.5, तो 0.5 आपका पूरे टाइम का रहेगा। सो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 0.5, ये हो गया प्रपोर्शन, और स्टॉक क्यू का भी सेम आपका प्रपोर्शन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया, प्रपोर्शन रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमको क्या बोला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को उससे मल्टीप्लाई करना है जो कि स्टॉक का है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल रिटर्न है हमारे पास, तो ये रिटर्न्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करते हैं, -12.24 आप मल्टीप्लाई करेंगे 23.68, 34.44, 5.82, 28.30, यहाँ पे आपके पास है -7, 25.55, 44.09, नेक्स्ट 2.20 एंड 20.16। नेक्स्ट आपको क्या फॉलो करना है, तो हमने ले लिया प्रपोर्शन और एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका सम कर लीजिए। सो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर इन दोनों का टोटल हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपको टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमने कैलकुलेट कर लिया रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इन ईच ईयर। उसके बाद ईच ईयर हमने निकाल लिया 2009 टू 2013 ईच ईयर का, ये आपका निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट वुड बी द एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड एवरेज रिटर्न क्या होगा पोर्टफोलियो का, वो भी आपको बताने बोला है। सो एवरेज रिटर्न कैसे निकलेगा, हमको लेना पड़ेगा ये जो आपको टोटल दिया हुआ है दैट इज 82.51, और ये कितने साल का टोटल है 5 इयर्स का, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। सो इजी था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। सो हमने देख लिया रिटर्न्स बेस्ड ऑन स्टॉक। अब देखते हैं नेक्स्ट दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी एकदम इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉर्मली आपको प्रोबेबिलिटी भी दिया होगा और रिटर्न्स भी दिया होगा। अगर रिटर्न नहीं देता है तो रिटर्न हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रिटर्न दिया हुआ था, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में रिटर्न्स ना दे और आपको वो रिटर्न्स को कैलकुलेट करना पड़े। सो वो भी हम आगे देखेंगे, आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी वाले केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न्स, ठीक है। सो वही चीज़ आपको यहाँ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न इन स्टेट और कंडीशन आई, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इन द स्टेट और कंडीशन आई। ध्यान रखिएगा जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसका सम, मतलब जितना भी आपको प्रोबेबिलिटी दिया होगा उसका सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि रिटर्न कई बार नहीं देगा, तो रिटर्न नहीं देगा तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो हमको यहाँ पे बताया गया है। परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए आपको चाहिए होता है मार्केट प्राइस एट द एंड। ऑफ कोर्स सी बात है, आप रिटर्न निकाल रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि हमने कितना अर्न किया है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर का प्राइस 100 था जब आपने खरीदा था, अब हो गया 150, इन दैट केस हमने कितना अर्न किया है 50 अर्न किया है। साथ साथ समझ लीजिए आपको डिविडेंड भी मिला है 20 रुपीज़, तो 50 + 20 आपने कितना अर्न किया है 70 रुपीज़ अर्न किया है। कितने रुपए में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, और परसेंटेज में निकाला है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, ठीक है। सो हमने देखा कि हमने इन्वेस्ट किया था 100, उसमें हमको 150 मिला है, मतलब 50 का यहाँ पे अर्निंग हुआ है, साथ साथ डिविडेंड के फॉर्म में 20 का अर्निंग हुआ है, तो टोटल अर्निंग हमारी हुई 70। डिवाइड किया है हमने उसको 100 से, आज हमने इतना ही इन्वेस्ट किया था और मल्टीप्लाई किया है 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज फॉर्म में इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस एट बिगनिंग जब आपने खरीदा था, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एट बिगनिंग प्लस डिविडेंड कर रहे हैं हम मल्टीप्लाइड बाय 100। सो रिटर्न मैंने आपको बता दिया। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैलकुलेशन देंगे। तो प्रोबेबिलिटी नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि आपको दी भी हो या फिर प्रोबेबिलिटी आपको खुद से कैलकुलेट करनी हो। सो अगर खुद से कैलकुलेट करनी है,
सो आपको क्या करना पड़ता है, इन सब का टोटल कर लीजिए और उसको आप टोटल कर लेंगे तो फिर उसके बाद डिवाइड करते जाइए। सो डिवाइड करते जाएंगे तो आपको मिलते जाएगी वैल्यूज। यहाँ पे वो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, आज क्वेश्चन में आपको कुछ भी वैल्यू दिया हो सकता है, वो सेम जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वैसे निकाला हुआ हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन बाकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी और आपको कैलकुलेट करनी है तो इनका टोटल कीजिए और 1000 डिवाइडेड बाय जो टोटल आ रहा है वो, फिर 1100 डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ABC लिमिटेड है जो कि डिविडेंड पे कर रही है एट द एंड ऑफ ईयर। कितना पे किया जा रहा है, ₹50 पर शेयर। इट्स इक्विटी इज करेंटली दैट इज इन बिगिनिंग सेलिंग एट 1100 पे उसकी इक्विटीज बिक रही है अभी बिगिनिंग में। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा आपको कंप्यूट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग मार्केट प्राइस और प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। मतलब 1000 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1100 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1200 इतनी प्रोबेबिलिटी है और 1500 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है एट द एंड। क्योंकि हमको पता नहीं है तो हम उसको प्रोबेबिलिटी वाइज उसको डिविजन कर दिया गया है, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजिंग प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एज हमको रिटर्न भी नहीं दिया हुआ है तो रिटर्न भी हमको खुद ही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्लोजिंग मार्केट प्राइस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 1000, 1100, 1200 एंड 1500। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। नेक्स्ट अब हमको रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यही हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमको मार्केट प्राइस एट एंड चाहिए तो 1000 है, स्टार्टिंग में कितना है वो सेम ही रहेगा 1100 जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 1100 बिगिनिंग में है डिवाइडेड बाय 1100 प्लस डिविडेंड आपका कितना है तो ₹50 डिविडेंड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1000 माइनस 1100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू माइनस में आपकी वैल्यू आ रही है 4.545। सो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको -4.54, सॉरी ये यहाँ पे आएगा आपका -4.545। नेक्स्ट इसके बाद सिमिलर वे में हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1100 बिगिनिंग में 1100 एंड में डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पे हमने किया 50 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू प्लस में 4.545 आपकी वैल्यू आ रही है 4.545। सिमिलरली हम नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे 1200, 1100, 1100 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड सिमिलर वे में लास्ट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। सो अब इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए तो ये वैल्यूज आपकी आएंगी 13.636 एंड यहाँ पे आपका आएगा 40.909। सो कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब हमने रिटर्न निकाल लिया। सो हमने फॉर्मूला क्या देखा था एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए, हमने फॉर्मूला देखा था आपको रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर टोटल कर लीजिए जितना भी आपका है उसको, ठीक है। सो हमने रिटर्न निकाल लिया, हमने प्रोबेबिलिटी है हमारे पास तो रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसका सम हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाएगा। सो फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप करेंगे इसको तो ये आपका आएगा 0.4545। तो ये माइनस है तो मैंने इसको ब्रैकेट में शो किया है। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट आपका ये आएगा 0.909, नेक्स्ट इज 4.0908 एंड नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 16.3636। टोटल कर लीजिए, टोटल आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 20.909, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ये जो वैल्यू आपकी आई है वो हमारा है एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज 20.909%। एज रिटर्न को हम परसेंटेज में शो कर रहे हैं तो एट लास्ट जो वैल्यू आई आपकी वो भी परसेंटेज में ही आएगी दैट इज 20.909%। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी भी नहीं दी हुई है, सो इन दैट केस आप ये जो रिटर्न का परसेंटेज है उन्हीं को टोटल करके कितने है हमारे पास
4 हमने इसका निकाला है तो डिवाइड कर देंगे अगर 4 से, तो इन दैट केस भी जो वैल्यू आएगी एज एवरेज आएगी, तो उसको भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं, ठीक है। सो अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, फॉर एग्जांपल स्टॉक वाला भी केस नहीं है, तो हमने ये हटा दिया, हमारे पास क्लोजिंग मार्केट प्राइस भी है, उससे हमने रिटर्न निकाल लिया, हमने ये नहीं निकालना है, बस इसका टोटल कर लेना है, और एज 4 हमने वैल्यूज लिए तो डिवाइड कर देंगे उसको 4 से, जो वैल्यू आएगी वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाएगा। जब प्रोबेबिलिटी ना दी हो और स्टॉक का भी वैल्यूएशन ना दिया हो, तब आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो, हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना अच्छे से सीख लिया। क्या क्या चीज़ें हमने सीखी एक्सपेक्टेड रिटर्न में, 2 तरीके से, एक तो स्टॉक के एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और दूसरा हमने प्रोबेबिलिटी के थ्रू एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा है। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ हो आपको। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिस्क रिलेटेड पॉइंट। सो रिटर्न हमने निकालना सीख लिया, रिटर्न के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क। रिस्क कैसे वैल्यू किया जाएगा, तो रिस्क के टाइप्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो कि मार्केट के फैक्टर्स के कारण हो रहा है, मतलब इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे शेयर्स के प्राइस डिसाइड होते हैं। सो वो कंपनी के हिसाब से नहीं हो सकता, वो अकॉर्डिंगली मार्केट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। सो हम सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर 2 चीजें आती हैं, और ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। सो सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर फर्स्ट है मार्केट रिस्क, जैसा कि मैंने आपको बताया सप्लाई डिमांड जैसे कि उसको अफेक्ट करता है, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, कंपनीज जो है वो बाहर से लोन भी लेती हैं, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, आज चेंजेस आते हैं, आरबीआई कई बार रेट्स चेंज कर देती है, ठीक है। सो अगर उनमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे दिखेगा, किस पे दिखेगा, हमारे शेयर्स पे दिखेगा। सो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कंपनी के हाथ में नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, सिस्टमैटिक रिस्क जो कि एक्सटर्नल फैक्टर से आता है, अनकंट्रोलेबल होता है, मार्केट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क में उसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज जो रिस्क हमारा कंट्रोलेबल है, जो कि इंटरनल फैक्टर्स के कारण आता है, कंपनी के इंटरनल जो भी उसके अफेक्ट होते हैं इंटरनल चेंजेस के कारण अनसिस्टमैटिक रिस्क आता है, जैसे कि बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है, तो कंपनी की रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, और उसमें कितना वोलेटिलिटी आ रहा है, मतलब कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, वो भी एक बिजनेस रिस्क कहलाता है। दूसरा आता है हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर का रिस्क, मतलब कंपनी ने अगर ज्यादा डेट फाइनेंसिंग की है तो इन दैट केस फाइनेंशियल रिस्क रहता है, और अगर कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग की ही नहीं है तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं रहेगा। फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड ऑन डेट फाइनेंसिंग, मतलब अगर ओनर से कैपिटल ना लगे, आप बाहर से कैपिटल लेके आ रहे हैं तो वो फाइनेंशियल रिस्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क मतलब कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो गई या फिर बैंकरप्ट हो गई और वो पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो नॉर्मली ये रिस्क भी होता है कंपनीज में, डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि कई बार वो डिफॉल्ट भी कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे पहले आपको दिया गया है, तो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट रिस्क वहां भी होता है, तो इंटरेस्ट रेट में अगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो उसके कारण गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉर्मली वो आप अगर री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जितना आपको स्टार्टिंग में रेट मिल रहा है उसके हिसाब से रेट्स नहीं मिलते क्योंकि इंटरेस्ट में चेंज हो चुका होगा, ठीक है, तो री इन्वेस्टमेंट का भी रिस्क वहां पे रहता है। नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट रिस्क, तो माना जाता है कि वहां पे डिफॉल्ट रिस्क 0 होता है एज गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफॉल्ट रिस्क होता है मेच्योरिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20 ईयर्स के लिए लिया था, अब वो मेच्योर करने की जगह उसकी जगह नया इशू आपको कर दे रहे हैं, इन दैट केस बस ये मेच्योरिटी का रिस्क होता है कि मेच्योरिटी 20 की जगह 40 ईयर्स या 50 ईयर्स भी आपकी हो सकती है, ठीक है। सो ये बस उसमें एक डिफॉल्ट होता है, बाकी कोई भी इसके अंदर डिफॉल्ट नहीं माना जाता। सो ये हमारे नॉर्मली टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। अब ध्यान रखिए कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्क हम देखने वाले हैं। क्या है कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्क? कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्क मतलब रिस्क किस चीज से बनता है,
तो रिस्क के अंदर नॉर्मली दो हमारे कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक क्या है, अनसिस्टमैटिक क्या है, वो हमने पहले ही देख लिया। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताई हुई है। सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क जो कि एक्सटर्नल होता है कंपनी से और लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इससे अफेक्ट होती हैं और ये अनकंट्रोलेबल होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो कि कंपनी के इंटरनल वर्क के कारण आता है और ये सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट करता है और ये नॉर्मली कंट्रोलेबल होता है इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने दो थ्योरी देखा था, दो थ्योरी किस चीज़ के ऊपर से बनी थी, तो उसने सी को देखा था और सी के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से उसने सोचा आज सी कभी भी उसमें लहर आती है कभी नहीं आती, तो वो भी जैसे फ्लक्चुएट होता है उसी तरीके से हमारा मार्केट भी फ्लक्चुएट होता है। तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास शिप्स हैं, दो यहाँ पे बोट है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे बोट है तो सिस्टमैटिक रिस्क दोनों का है कि यहाँ पे अगर लहर तेज आई तो दोनों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, दोनों इसके कारण इन दोनों में रिस्क आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक बोट में होल हो जाता है क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, तो ये क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर बोट को ही अफेक्ट कर रहा है। हम इसको एज अ मार्केट ले रहे हैं हमारे सी को और बोट को हमारा स्टॉक ले रहे हैं। सो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर अफेक्ट हो रहा है तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाएगा और अगर पूरे मार्केट में अफेक्ट हो रहा है तो वो सिस्टमैटिक रिस्क कहलाएगा, ठीक है, पूरे मार्केट या फिर ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ में जिसका अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब जो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है और अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसका क्या अफेक्ट होता है और कैसे उसको कम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हमने बोला कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो समझिएगा हमारा जो रिस्क है वो नॉर्मली हमने यहाँ पे शो किया है और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो कि पोर्टफोलियो में आप ले रहे हैं वो हमने यहाँ शो किया है। सो अगर आप जितनी कम सिक्योरिटीज लेंगे उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा। ये हमने स्टार्टिंग में जब पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जितनी कम आपके पास सिक्योरिटीज रहेंगी, फॉर एग्जांपल एक ही सिक्योरिटी में आपने 50,000 रुपये लगा दी, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी, इन दैट केस अगर इसमें लॉस हो रहा है तो पूरा का पूरा आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो जाएगा आपके लिए। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ देखा जाए तो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ एक ही में इन्वेस्ट किया है। तो ये रिस्क कौन सा होता है? सो ये रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अगर सिर्फ एक ही में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क कितना ज़्यादा है, 2 में, 3 में, 4 में, जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे आपका रिस्क कम हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क हमारा है जो कि सब पे अफेक्ट करेगा, लेकिन आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, सिर्फ एक ही में ना करें। अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से आप अपना जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। एज अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है आपका वो कम हो जाएगा। सो वही चीज़ हमने लिखी है, एज वी डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो अनसिस्टमैटिक रिस्क गोज ऑन रिड्यूसिंग दस टोटल रिस्क रिड्यूसेस। ठीक है, सो अब हम चलते हैं डायरेक्टली। अब एज मैंने आपको बता दिया रिस्क से रिलेटेड सारी चीज़ें, हमको रिस्क जो है वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था हम किसको यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज़ करते हैं रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम नॉर्मल वे जो कि आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, वही सेम यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे इससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है स्टॉक कॉस्टिंग ₹120 कॉस्ट है लेकिन डिविडेंड कुछ भी नहीं है। पॉसिबल प्राइजेस जो कि स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है वो आपको दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा मीन की तरह काम करेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इस मीन से आपका कितना डेविएट हो सकता है, जो आपका रिजल्ट होगा एट लास्ट जो प्राइस होगा उस मीन से कितना डेविएट हो सकता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। सो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि कितना डेविएशन इसमें आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले हम रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं।
सो प्रोबेबिलिटी हमको जो क्वेश्चन में दी हुई थी हमने वो रिकॉर्ड कर ली है। अब आपको रिकॉर्ड करना है इसमें रिटर्न्स। तो रिटर्न्स कैलकुलेट करना मैंने अभी आपको सिखाया है, उसी तरीके से आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है। मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस एट बिगनिंग प्लस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एट बिगनिंग। एज डिविडेंड नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा वो भी आपको खुद से करना है। सो हमारा यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट -4.17, नेक्स्ट हमारे पास है 0, नेक्स्ट है -4.17 सॉरी +4.17, 8.33, 12.5 एंड लास्ट है हमारे पास 16.67, ठीक है। सो हमने रिटर्न्स रिकॉर्ड कर लिया और प्रोबेबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। इनको यूज करके हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे नॉर्मली हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सो -0.417, नेक्स्ट आपके पास आएगा ये 2.499, नेक्स्ट ये आपके पास आ रहा है 2.5 एंड लास्ट है हमारे पास 1.667। इसको टोटल कर लीजिए, तो टोटल करेंगे जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आती है बारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, हम डेविएशन निकाल रहे हैं कि हमारा जो रिटर्न है और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें कितना डेविएशन आ सकता है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। यहाँ देखिए 7.083 है और यहाँ है -4.17। सो हमको इन दोनों में कितना डेविएशन है वो देखना है। सो हमने इसको x से डिनोट किया है और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है हम उसको x बार से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो 7.083 -4.17 हम लेंगे पहले x माइनस x बार दैट इज -7.083। सो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे और साइन हमारा आएगा माइनस का, दैट इज 11.253 आपकी इसकी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ 0 है तो 0 माइनस 7.083 करेंगे तो 7.083 माइनस में वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे आपका -2.913 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 1.247, 5.417 एंड 9.587। सो जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है x माइनस x बार। फिर एज माइनस में वैल्यूज आ रही है तो इस माइनस को हटाने के लिए हमको इसको स्क्वायर करना पड़ता है। सो x माइनस x बार का होल स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे। सो ये आपने जो कैलकुलेट किया उसी का आपको डायरेक्ट स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे आपका आएगा 126.63, 50.17, 8.49, 1.55, 29.34 एंड 91.91। तो हमने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद एज प्रोबेबिलिटी दी हुई, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो इसी को हम कैलकुलेट करते और ये जो टोटल आता आपका वो वेरिएंस कहलाता है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। जब तक आप उसको रूट नहीं करेंगे तब तक वो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सो ये आपका आएगा 12.663, 5.017, 1.698, 0.465, 5.868 एंड लास्ट इज 9.191। टोटल कर लीजिए तो ये टोटल आपका आएगा 34.902। ये हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है उसको हम नॉर्मली वेरिएंस बोलते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको करना पड़ता है रूट ऑफ वेरिएंस। सो रूट ऑफ वेरिएंस करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, दैट इज 5.908। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सो आज हमने देखा किस तरीके से हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिस्क जो है हमने अभी टोटल रिस्क निकालना सीखा है, तो हमने डायरेक्टली टोटल रिस्क निकाला है। अब हम सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को समझेंगे अगली क्लास से। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो। एक चीज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला है रूट ओवर x माइनस x बार का होल स्क्वायर, इसका सम आपको लेना है मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सो यही चीज़ हमने की है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी होती तो हमारा क्या होता फॉर्मूला,
रूट ओवर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट दैट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम ये यूज करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।